तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज का हमारा चैप्टर है इंपोर्ट प्रोसीजर्स। इंपोर्ट प्रोसीजर एक कस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि इस पे हार्डली कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर ये चैप्टर समझने से पहले आपको कस्टम समझ में नहीं आएगा, तो कस्टम समझने के लिए ये चैप्टर एकदम मस्ट है। तो आज हम पढ़ेंगे इंपोर्ट प्रोसीजर। इंपोर्ट प्रोसीजर पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन से वेज से हम इंडिया में गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हो गया सी। अगर हमें कुछ क्रूड ऑयल या कोई अनाज हो, इससे जैसे बड़े बड़े क्वांटिटीज में अगर गुड लाना है, तो सबसे फिजिबल जो तरीका होता है वो सी के रूट से होता है। तो जो इंडिया का मोस्ट ऑफ द इंपोर्ट है वो सी के रूट से आता है। नेक्स्ट आता है एयर। अगर हम कोई प्रीशियस मेटल या कोई प्रीशियस गुड इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमें एकदम फास्टली जो एक मेथड होता है वो होता है एयर का। कुछ गुड जो होते हैं वो पेरिशेबल होते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, तो उसको भी एयर के रूट से इंपोर्ट किया जाता है। एयर का रूट सबसे फास्टेस्ट रूट होता है। थर्ड आता है लैंड। जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है जिनके साथ हम लैंड का बॉर्डर शेयर करते हैं, उन कंट्रीज से अगर कुछ गुड्स हमें इंपोर्ट करना होता है, तो हम ट्रेन्स या ट्रक्स की मदद से इसे इंपोर्ट करते हैं, तो वो हो गया लैंड रूट। बाद में सपोज आपका अगर कोई दोस्त है जो फॉरेन में रह रहा है, आप इंडिया में, उसको कुछ आपके लिए गुड भेजना है, तो वो कोई प्लेन या कोई वेसल या कोई शिप हायर नहीं करेगा। उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता होगा कि वो पोस्ट के थ्रू या कुरियर के थ्रू आपको गुड भेजे। तो पोस्ट और कुरियर भी एक इंपोर्टेशन का एक रास्ता है। फिर अगर आप इंडिया से कहीं बाहर जाते हो और वापस आते हो, आप कुछ खरीद के लाते हो, तो वो आपका सामान बन जाता है, उसे ही बैगेज कहा जाता है। या फिर जो आपकी पर्सनल चीजें आप यूज करते हैं वो भी बैगेज में आती है। वो बैगेज जब आप बाहर से इंडिया में लाते हैं, उसको भी इंपोर्ट कहा जाता है, और वो इंपोर्ट थ्रू बैगेज हो जाता है। तो बैगेज भी एक तरीका है जिससे आप गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं। 6 नंबर का यहाँ पे जो दिया गया है कि शिप के स्टोर्स, मतलब एक शिप को कौन से कुछ चीजों की जरूरत होती है उसके चलने के लिए, जैसे शिप का फ्यूल हो गया या कोई स्पेयर पार्ट्स हो गए, या शिप में जो किचन होता है वो उनकी जो चीजें हो गई। तो ये सब चीजें इंपोर्ट करना भी एक इंपोर्टेशन का जरिया माना जाता है। पर ये हम जो 6 नंबर का जो इंपोर्टेशन का रूट है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर मेनली ये 5 चीजें, 5 रूट्स है जिनके थ्रू हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इंपोर्टेशन की प्रोसीजर पर। इंपोर्टेशन की प्रोसीजर एक बहुत ही लंबी प्रोसीजर है, कॉम्प्लेक्स है। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, बहुत सारे सेक्शंस इस प्रोसीजर के दौरान अप्लाई किए जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जिनके अलग अलग रोल्स होते हैं इस प्रोसीजर में। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोसीजर को पढ़ेंगे। इंपोर्ट की प्रोसीजर मैंने 3 भागों में डिवाइड किए। फर्स्ट, फॉरेन पोर्ट से इंडियन पोर्ट तक आने के पार्ट को एक हिस्सा बनाए। सेकंड, जो इंडिया का पोर्ट होता है वहां से इंडिया की फैक्ट्री में, जब इंपोर्टर है वो अपनी फैक्ट्री में लाने तक का जो प्रोसीजर है उसको सेकंड पार्ट में क्लासिफाई किया है। और जो थर्ड पार्ट है वो है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का कंसेप्ट एक यूनिक कंसेप्ट है जो सिर्फ कस्टम में अप्लाई होता है, बाकी किसी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये हमें दिखाई नहीं देता। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि वेयर हाउसिंग क्या होता है और वेयर हाउसिंग ये इंपोर्ट प्रोसीजर का हिस्सा कैसे है। तो हम अभी फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, यानी फॉरेन के पोर्ट से लेकर इंडिया के पोर्ट तक हम गुड्स कैसे लाते हैं और उसके दौरान क्या क्या प्रोसीजर्स होती है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज हमें कस्टम की फॉलो करनी होती है। तो इसके लिए मैंने एक तो नोट्स है जो हमारा ये दिया गया है, इसमें सभी कंटेंट लिखा है। और दूसरा एक जो मास्टर चार्ट है वो दिया गया है, जिसमें पूरी प्रोसीजर एक चार्ट में मैंने सम अप करने की कोशिश की है। तो पहले जो भी इंपोर्ट की प्रोसीजर है वो हम चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे, फिर डिटेल में इस नोट में से हम इसे पढ़ेंगे। तो चालू करते हमारा पहला पार्ट। पहला पार्ट, सपोज मैं एक इंपोर्टर हूँ, मेरा नाम प्रणव।
और मेरा एक दोस्त रहता है जो मेरा सप्लायर भी है, उसका नाम जेम्स है, वो यूएस में रहता है और उससे मुझे कुछ गुड्स भेजने हैं, मैंने उससे कुछ गुड्स ऑर्डर किए, वो अब उससे भेजने वाला है। तो सबसे पहली प्रोसीजर होंगी कि उस गुड्स को, जो फॉरेन का पोर्ट होता है, सी पोर्ट भी हो सकता है, एयरपोर्ट भी हो सकता है, पर क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेशन होता है इंडिया में वो सी के रूट से होता है, तो हम इसी रूट को अपने चार्ट में देखेंगे और इसी से समझेंगे कि इंपोर्ट प्रोसीजर कैसे होता है। तो समझिए कि जो जेम्स है वो जो यूएस का पोर्ट है वहां पे गुड्स लाता है और वहां से गुड्स की अनलोडिंग होती है शिप में। अब शिप में गुड्स की अनलोडिंग चालू होती है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इंपोर्टेशन प्रोसीजर का। अब इसमें ही एक प्रॉब्लम आ जाता है कि शिप में गुड की जब अनलोडिंग हुई तो इतने सारे कंटेनर्स होते हैं शिप में, इतने सारे वेसल में इतने सारे कंटेनर होते, तो मैं अपना कंटेनर कौन सा है, मेरा कंटेनर कौन सा है, ये कैसे आइडेंटिफाई करूं? या फिर जब वो इंडिया में आएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जेम्स ने मेरे लिए कौन सा कंटेनर भेजा है, कौन से कंटेनर में मेरे गुड्स है? तो इसी के लिए एक एक डॉक्यूमेंट आता है सबसे पहले, और वो होता है बिल ऑफ लेडिंग। तो बिल ऑफ लेडिंग को समझते हैं। बिल ऑफ लेडिंग को ही एयरवे बिल कहा जाता है। जब एक गुड्स अगर एयर के रूट से इंडिया में अगर आ रहे होते तो इसे एयरवे बिल कहा जाता, पर सी से जब गुड्स आते हैं तो उसे बिल ऑफ लेडिंग कहा जाता है। लेडिंग ये वर्ड लोडिंग इस वर्ड से ही डिराइव हुआ है, तो मतलब जब गुड्स लोड होते हैं उस समय ये बिल जनरेट किया जाता है। तो ये बिल जनरेट कौन करता है? ये बिल जो कैरियर होता है, जो वो शिप का कैरियर या वेसल का कैरियर होता है, वो शिपर को इशू करता है। अब शिपर कौन और कैरियर कौन, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो शिपर वो है जो गुड्स सेंड कर रहा है, मतलब इस केस में जेम्स मुझे गुड्स सेंड कर रहा है, तो वो हो गया शिपर। और कैरियर कौन? जेम्स ने जाहिर सी बात है खुद गुड्स मुझे लाकर नहीं दिए, बल्कि एक शिप को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप वो गुड्स प्रणव तक भेज दो। तो जो शिप या वो शिपिंग एजेंसी जो गुड्स मेरे पास ला रही है उसे हम कैरियर कहेंगे। तो ये जो बिल ऑफ लेडिंग है वो कैरियर इशू करता है शिपर, और शिपर फिर ये सेम बिल भेज देता है कंसाइनी को, यानी जिसके पास वो गुड्स आ रहे थे, यानी मुझे भेजता है। तो ये होता है बिल ऑफ लेडिंग। ये बिल ऑफ लेडिंग का प्रोफार्मा है। इसमें आप देख सकते हैं, पहले तो ये जो यहाँ पे जो है वो कैरियर है, मतलब वो शिपिंग एजेंसी है जो जो शिपर है, वो जेम्स है, उसके बिहाफ पे गुड्स मेरे पास ला रही है। ये बिल ऑफ लेडिंग का एक यूनिक नंबर होता है जिससे ये आइडेंटिफाई होता है। फिर दूसरी चीज यहाँ पे शिपर का नाम दिया गया है। यहाँ पे गार्डन इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन शिपर है, मतलब यहाँ पे जेम्स आएगा कि जेम्स मुझे गुड भेज रहा है, तो वो हो गया शिपर। फिर कंसाइनी हो गया, जेम्स किसे गुड भेज रहा है, जेम्स मुझे गुड भेजा है, मतलब यहाँ पे मेरा नाम आएगा। थर्ड एक नोटिफाइड पार्टी होती है। सपोज मैंने गुड्स ऑर्डर किए पर मैं चाहता हूँ कि ये गुड्स जो मेरा दोस्त है राम उसको पहुंच जाए, तो उसको भी नोटिफाई होना जरूरी है या उसका भी नाम वहां पे आना जरूरी है, क्योंकि जो इंडिया में गुड्स आएंगे तब वही छुड़ाने वाला है मेरे बिहाफ पे। तो एक नोटिफाइड पार्टी है, यहाँ पे राम का नाम आता है। फिर यहाँ पे बेसिक्स इंफॉर्मेशन दी गई होती है कि कौन से पोर्ट से गुड लोड होने वाले हैं, यानी पोर्ट ऑफ लोडिंग, कहाँ तक गुड जाने वाले, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज यानी कहाँ पे अनलोड होने वाले। फिर वेसल का नाम क्या है, उसका नंबर क्या है, प्लेस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी कहाँ पे होने वाली है, ये सभी चीजें यहाँ पे होती है। फिर गुड्स का डिस्क्रिप्शन आता है कि जो गुड्स हमने शिप में लोड किए वो गुड्स का डिस्क्रिप्शन आता है। पहले तो आते हैं कंटेनर नंबर, ये कंटेनर नंबर होते हैं कि कौन कौन से कंटेनर में आपके गुड्स है। सेकंड चीज आते हैं कि नंबर, कितने पैकेजेस आपके हैं, कितने गुड्स की नंबर है। सपोज 100 टन अगर वो सोयाबीन भेज रहा है तो यहाँ पे आएगा कि 600 टन ऐसा आएगा। फिर
जो गुड्स का डिस्क्रिप्शन है कि क्या भेज रहा है वो सभी इसमें आता है कि इनवॉइस नंबर क्या है, एक्सचेंज रेट, ये सभी चीजें जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है गुड्स के बारे में वो इस यहाँ पे आती है। फिर गुड्स का वेट आता है केजीज में। तो यहाँ पे मैंने 100 टन बोल दिया, पर यहाँ पे पैकेज का डिस्क्रिप्शन होता है और यहाँ पे वेट का डिस्क्रिप्शन होता है। सबसे लास्ट पार्ट जो होता है बिल का, बिल ऑफ लेडिंग का, वो होता है साइनिंग पार्ट। यहाँ पे दो लोग साइन करते हैं। जो मैंने दो पार्टीज बोली, एक तो कैरियर और दूसरा शिपर, ये दोनों लोग इस बिल को साइन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप, अब कैरियर ने जो युवांग शिपिंग कंपनी है उसने साइन किया है, और जो यहाँ पे दूसरा पार्टी है वो है शिपर, शिपर ने साइन किया। और थर्ड चीज और लास्ट चीज यहाँ पे जो आती है थर्ड पार्ट में, वो होता है कि जो फ्रेट होता है। अब कैरियर आपके गुड्स भेज रहा है और कैरियर ही बिल इशू कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो एज ए इनवॉइस ही इसको कंसिडर करता है। तो आपने उसका जो फ्रेट है, जो प्री डिसाइडेड फ्रेट है, वो पे किया है, या आप जर्नी के दौरान पे करने वाले हो या गुड्स पहुंचने के बाद फ्रेट पे करने वाले हो, वो यहाँ पे लिखा है। तो इस केस में फ्रेट प्रीपेड है, तो यहाँ पे फ्रेट प्रीपेड लिखा हुआ है। अब बिल ऑफ लेडिंग के काम क्या है? बिल ऑफ लेडिंग तीन तरीके से काम करता है। एक तो होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। मैंने जैसे कहा कि जेम्स ने मुझे गुड भेजे और वो गुड्स मेरे ही है, ये बताने के लिए मुझे बिल ऑफ लेडिंग उनको दिखाना पड़ेगा, जो इंडिया के पोर्ट वाले यहाँ पे इंडिया की कस्टम अथॉरिटी होंगी, वहां पे मुझे दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये गुड्स मेरे, जेम्स ने मुझे मेरे लिए ये गुड्स भेजे। सेकंड चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज। जो कैरियर होता है उसके साथ जेम्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसका क्या प्रूफ है? तो इसका प्रूफ भी ये बिल ऑफ लेडिंग ही होता है। और थर्ड होता है एक्नॉलेज रिसीप्ट। यानी ये क्या होता है कि कैरियर बोलता है कि हाँ जेम्स ने मुझे ये गुड्स दिए और मुझे ये गुड्स रिसिप्ट हुए, और जो ये रिसिप्ट हुए इसी के बेसिस पे मैंने जो बिल ऑफ लेडिंग बनाया। तो ये एक्नॉलेज रिसिप्ट मतलब रिसिप्ट का एक्नॉलेजमेंट होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये तीन तरीके से ऐसा बिल ऑफ लेडिंग काम में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इंपोर्ट के प्रोसीजर का। ये डॉक्यूमेंट बहुत जगह एज अ प्रूफ इस्तेमाल किया जाता है कि ये गुड्स का टाइटल हमारे पास है या ये गुड्स हमारे, ये सब बताने के लिए ये बिल बहुत जगह आगे इस्तेमाल होगा। तो ये था बिल ऑफ लेडिंग गुड्स का। अब आते हैं हमारे मेन चार्ट पे। अब ये तो हो गए गुड्स जो हमें कैरी करने थे, पर जब शिप एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो जर्नी बहुत लंबी होती है, और सिर्फ एक टाइप के गुड ही इसमें लोड नहीं होते। इसमें चार टाइप के गुड लोड होते हैं, वो समझते हैं। पहला तो कार्गो। अभी जेम्स ने मेरे लिए जो गुड भेजे वो हो गया कार्गो। सेकंड चीज होता है बैगेज। बैगेज यानी हमें पढ़ा था कि जो भी कोई पैसेंजर अगर बाहर से इंडिया में आ रहा है तो उसके साथ कुछ सामान होगा, उसे हम बैगेज कहते हैं, तो बैगेज भी हो सकता है। तीसरा होता है स्टोर्स। स्टोर्स क्या होता है? जो शिप को जर्नी के दौरान जरूरत पड़ने वाली है, जैसे हो गया फ्यूल हो गया, या उसके इंजन के कुछ स्पेयर पार्ट्स हो गए, या फिर और भी कुछ चीजें हो गई, जैसे वो वहां पे किचन रहता है तो उस किचन का सामान, सभी ये स्टोर्स में आता है। और फिर आता है पर्सनल इफेक्ट। जो इस शिप पे जो भी क्रू होगा, उनके पास अपनी खुद की चीजें होंगी, और वो चीजों का डिक्लेरेशन जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही उनको देना पड़ता है, ताकि ये ऐसा ना हो कि जो वो डेस्टिनेशन पोर्ट में उतरे तो कस्टम ऑफिसर उन्हें रोक ले और पूछे कि ये गुड्स तो तुम्हारे, इसका क्या प्रूफ है। तो इसके लिए पहले डिक्लेरेशन देना पड़ता है जर्नी स्टार्ट होने से पहले कि ये हमारे पर्सनल गुड्स है। तो ये फोर्थ टाइप ऑफ गुड्स हो गए। तो ऐसे चार प्रकार के गुड्स इस पे लोड होते हैं, और एक बिल, एक डॉक्यूमेंट इशू होता है, और शिप अपनी जर्नी पे निकलता है। तो ये फॉरमोस्ट पार्ट हो गया पहले पार्ट। तो अब सपोज ये यूएस से शिप निकला है, ये शिप जा रहा है और एक डेढ़ महीने में वो इंडिया में पहुंचने वाला है। अभी एक दो दिन में इंडिया में पहुंच जाएगा, इतने पास आ गया है वो इंडिया से। तभी रोल आता है उस शिप का, उसको एक और डॉक्यूमेंट जनरेट करना पड़ता है इस शिप को, और इस डॉक्यूमेंट को ही कहते हैं इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट ये एक डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं या बंच ऑफ डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट है वो पोर्ट पे वो कस्टम अथॉरिटी को इशू किया जाता है। कस्टम अथॉरिटी कहाँ की? यूएस की या इंडिया की? ऑफकोर्स जहाँ पे शिप आने वाला है, जहाँ पे शिप का डेस्टिनेशन है, वहां की कस्टम अथॉरिटी। तो इंडिया के कस्टम अथॉरिटी को ये इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इशू होगा अंडर सेक्शन 30 ऑफ
कस्टम्स एक्ट 1962। आपको सेक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इशू किया जाएगा कस्टम अथॉरिटी को। कौन इशू करेगा? शिप। अब शिप तो खुद इशू नहीं करेंगी क्योंकि ये तो नॉन लिविंग थिंग है। तो शिप का मेन हेड कौन होता है? शिप का मेन हेड होता है कैप्टन। तो कैप्टन इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट को इशू करेगा। तो ये तो हो गई शिप की बात। अगर गुड्स किसी और तरीके से आ रहे हो, तो अगर गुड्स प्लेन से आ रहे हो तो प्लेन का पायलट यहाँ पे पर्सन इन चार्ज कहा जाएगा उसे। जो भी हेड होता है उसे पर्सन इन चार्ज करते हैं, और जो पर्सन इन चार्ज है वो इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इशू करता है। तो प्लेन के केस में पायलट पर्सन इन चार्ज होगा, और अगर गुड रेलवे से या ट्रक से आ रहे हैं तो ड्राइवर पर्सन इन चार्ज होगा। यहाँ पे वेसल से आ रहे हैं तो जो कैप्टन होता है वो पर्सन इन चार्ज होता है। तो पर्सन इन चार्ज ये डॉक्यूमेंट इशू करेगा कस्टम अथॉरिटीज को। अभी इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, इसमें कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, ये कब इशू करना पड़ता है, ये सब हम डिटेल में नोट्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो चीजें है, ये कार्गो, स्टोर्स, बैगेज और पर्सनल इफेक्ट की डेफिनेशन मैंने लिख के दी है, जो हमने पहले डिस्कस किया है। यहाँ पे देखा है कि पर्सन इन चार्ज कौन कौन है। पर्सन इन चार्ज वेसल के केस में मास्टर ऑफ द वेसल होता है, एयरक्राफ्ट के केस में पायलट पर्सन इन चार्ज होता है, रेलवे के केस में कंडक्टर या उसका गार्ड पर्सन इन चार्ज होता है, और एनी अदर कन्वीनियंस में जो ड्राइवर होता है वो उनका पर्सन इन चार्ज होता है। और पर्सन इन चार्ज को ही इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इशू करना पड़ता है। अब आते हैं इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट पे। ये पढ़ लेते हैं नोट्स, और बाद में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। Arrival manifest or import manifest or import report is detailed information of to customs about the goods in the vessel and aircraft which have been brought at any airport for unloading at that particular port, international airport, as also that which would be carried further for the other ports, airports. Declaration of such cargo has to be made in a prescribed form, which is termed as import general manifest or IGM, and in the prescribed manner. The import via land route required a filing of declaration called import report. अब ये क्या है, यहाँ पे दो तीन चीजें और आ गई, या दो तीन टर्म्स और आ गई। पहला तो आ गया इंपोर्ट मैनिफेस्ट, दूसरा आ गया अराइवल मैनिफेस्ट, तीसरा आ गया इंपोर्ट रिपोर्ट। तो इन तीनों को ही कंबाइंडली इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट कहते हैं। अब अराइवल मैनिफेस्ट तब कहते हैं इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट को जब गुड्स सी के थ्रू आ रहे हैं, मतलब जब वेसल कोई इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इशू करेगा तो उसको अराइवल मैनिफेस्ट कहेंगे। अगर कोई पायलट, एयरक्राफ्ट का पायलट इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इशू करेगा तो उसको इंपोर्ट मैनिफेस्ट कहेंगे। अगर कोई ड्राइवर या ट्रेन का कंडक्टर जो लैंड रूट से आ रहा है, इंपोर्ट कर रहा है गुड्स, वो इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इशू करेगा तो उस केस में उसको, उस डॉक्यूमेंट को इंपोर्ट रिपोर्ट कहेंगे। तो जो रूट्स होते हैं उसके हिसाब से इस इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट के नाम चेंज होते रहते हैं। अब इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन? फर्स्ट, एप्लीकेशन फॉर एंट्री इन्वॉल्व। पहले तो एक एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने कहा था कि ये बंच ऑफ डॉक्यूमेंट है, एक सोल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसमें पहला जो डॉक्यूमेंट है वो एप्लीकेशन टू एंट्री इन्वॉल्व। ये सिर्फ वेसल के केस में इशू किया जाता है। एंट्री इन्वॉल्व का मतलब है कि हमें सर, आपके कस्टम को हम बोलेंगे सर हमें आपसे परमिशन चाहिए कि हम इस XYZ पोर्ट पे आके रुके, तो ये एप्लीकेशन लिखा जाता है, इसको ये एंट्री इन्वॉल्व कहते हैं। फिर जनरल डिक्लेरेशन। जनरल डिक्लेरेशन में आती है कि मैं कौन हूँ, मतलब पर्सन इन चार्ज का इंफॉर्मेशन, मेरे शिप का नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ पे अनलोड होने वाला हूँ, ये सब चीजें। फिर आता है कार्गो डिक्लेरेशन। कार्गो डिक्लेरेशन यानी जेम्स जैसे हजारों लोगों ने गुड्स उसमें लोड किए होंगे उस वेसल में, तो वो डिक्लेरेशन देना पड़ता है। अभी उस डिक्लेरेशन का फर्दर क्लासिफिकेशन भी देना पड़ता है, क्योंकि कार्गो, जो भी शिप है उसका मेन पार्ट कार्गो ही होता है, तो इसका फर्दर बाइफर्केशन देना पड़ता है। पहले तो कार्गो टू बी लैंडेड, मतलब जो कार्गो उस शिप पे, सॉरी उस पोर्ट पे लैंड होने वाला है, उस पोर्ट पे उतरने वाला है, उसे लैंडेड कार्गो कहते हैं। वो उसका सेपरेट बाइफर्केशन, सेपरेट लिस्ट देना पड़ेगा। फिर अनअकम्पनीड बैगेज। बैगेज जैसे हमने पढ़ा था कि बैगेज वो होता है जो, अगर कोई पर्सन इंडिया में आ रहा है तो उसके साथ जो भी सामान होगा उसे हम बैगेज कहेंगे। अभी अनअकम्पनीड बैगेज क्या होगा?
सपोज ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन ऑलरेडी इंडिया में आ गया, उसका बैगेज रह गया तो वो पीछे से बैगेज मंगा रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कुछ दिनों में आ रहा है पर पहले ही उसने अपना सामान इंडिया में भेज दिया। तो अगर बैगेज है और उसके साथ का जिसका जो बैगेज है वो पैसेंजर साथ में नहीं है तो उस बैगेज को अनअकम्पनीड बैगेज कहेंगे। इसका भी अलग से क्लासिफिकेशन देना पड़ता है। फिर थर्ड क्लासिफिकेशन आता है गुड्स टू बी ट्रांसशिप। ट्रांसशिपमेंट यानी क्या समझते हैं। जेम्स ने मुझे गुड भेजे, सॉरी जेम्स ने मुझे नहीं, जेम्स ने किसी और पर्सन को गुड भेजे जो श्रीलंका में है। तो जेम्स ने पहले जो गुड भेजे वो भेजे मुंबई पोर्ट पे एक शिप में, सपोज एक्स शिप में भेजे। फिर वहां पे गुड अनलोड हुए और वहां से गुड फिर लोड हुए और वाई शिप में वो श्रीलंका में भेजे गए। तो ये क्या हुआ है, जो गुड्स का एक छोटा सा स्टे लिया गुड ने मुंबई पोर्ट पे, उसी को हम ट्रांसशिपमेंट ट्रांसशिप गुड कहेंगे कि गुड्स बस रुकने वाले हैं यहाँ पे कुछ देर के लिए, बाद में वो अपनी फर्दर जर्नी के लिए निकलेंगे, तो उसी ट्रांसशिप गुड कहेंगे। फिर फोर्थ क्लासिफिकेशन होता है वो रिटेंशन कार्गो, बॉटम कार्गो कहा जाता है, और उसे कहते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। इसमें क्या होता है कि गुड्स का फाइनल डेस्टिनेशन वो नहीं है पर गुड्स शिप से नीचे उतरे भी नहीं है। सपोज जो शिप आ रही है वो शिप आगे चल के विशाखापट्टनम नहीं जाने वाली, तो जो गुड्स फाइनली विशाखापट्टनम में उतरने वाले हैं पर उस शिप में लोडेड है, वो भी गुड्स का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा मुंबई वाले कस्टम अथॉरिटी को, जहाँ पे जेम्स मेरे गुड भेजा है और वो अनलोड होने वाले हैं उस वहां पे। तो ये चार क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन देना पड़ता है। फिर वेसल की स्टोर्स, जैसे हमने बोला कि वेसल में सिर्फ गुड्स ही नहीं रहेंगे, स्टोर्स भी रहेंगे, उसका खुद का सामान भी रहेगा, तो उसका भी लिस्ट देना पड़ेगा। फिर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो किसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, जहाँ वहाँ के पैसेंजर्स की, वहाँ की क्रू की, वो पर्सन इंचार्ज यानी मास्टर की, उस प्राइवेट प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी देने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें कंबाइंडली इनको इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट या अराइवल मैनिफेस्ट कहा जाता है। यहाँ पे एक चार्ट की वजह से समझाएंगे कब। अब ये सवाल उठता है कि ये डॉक्यूमेंट कब फाइल करना है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये डॉक्यूमेंट एंट्री होने से पहले फाइल करनी पड़ेगी, पोर्ट पे आने से पहले फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे एक एंट्री इनवर्ड का एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि ये हमें आने दे, इसकी परमिशन आपसे चाहिए, ऐसा हम कस्टम अथॉरिटी को बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये पहले ही इंपोर्ट होने या उस पोर्ट पे आने से पहले ही हम इशू करेंगे। पर हर जगह ये पोर्ट पे आने से पहले इशू नहीं होता, क्योंकि आप जब देखेंगे कि जो गुड्स सी के सॉरी लैंड के रूट से आने वाले वो जनरली ट्रक से आते हैं। अब ट्रक्स वालों के पास या ड्राइवर के पास इतना नॉलेज या इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होता कि वो पहले ही अपना इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट सबमिट करें। तो उनके लिए एक स्पेशल एग्जामेशन है कि वो आने के बाद 12 घंटे में उस कस्टम स्टेशन पे, लैंड कस्टम स्टेशन कहा जाता है, वहां पे अपना इंपोर्ट रिपोर्ट सबमिट करें। बाकी के जो सी के थ्रू पायलट आता है या मास्टर होता है, ये पढ़े लिखे लोग होते हैं और इनके पास वो फैसिलिटी भी होती है, शिप में और एयरप्लेन में वो फैसिलिटी होती है कि वो आने से पहले अपना इंपोर्ट मैनिफेस्ट सबमिट करें। तो ये प्रायर टू अराइवल सबमिट करना पड़ता है दोनों केस में। फिर ऐसा तो नहीं होगा कि जो पायलट है वो प्लेन से उतर गया, पैराशूट में कूद गया और फिर आके कस्टम अथॉरिटी को उसने जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट है या इंपोर्ट रिपोर्ट है वो सबमिट कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये दोनों चीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सबमिट करने पड़ेगी और जो ड्राइवर है वो मैन्युअली सबमिट करेगा, क्योंकि उसे ऑलरेडी लिखा हुआ दिया जाएगा और वो बस उसे वहां पे सबमिट करेगा। ये तीनों के अलग अलग नाम होते हैं। जब सी के थ्रू आता है तो जो मास्टर है वो अराइवल मैनिफेस्ट सबमिट करता है, जो एयर के थ्रू आता है वो उसका मास्टर पायलट होता है और वो अराइवल इंपोर्ट मैनिफेस्ट सबमिट करता है, और जो लैंड के थ्रू आता है उसका जो पर्सन इंचार्ज होता है वो ड्राइवर होता है और वो इंपोर्ट रिपोर्ट सबमिट करता है। तो ये उसकी समरी है। अब हम अपने चार्ट पे वापस आते हैं। अब इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट जब हमने सबमिट किया तो हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट था, वो था एंट्री इनवर्ड का एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन जब प्रॉपर ऑफिसर जो कस्टम का ऑफिसर है उसके पास जाएगा तो वो चेक करेगा
और फिर अगर पोर्ट पे गुड्स अनलोड करने की जगह होंगी, मैं वापस कह रहा हूँ, अगर पोर्ट पे गुड्स अनलोड होने की जगह होंगी तो वो एंट्री इनवर्ड उसे ग्रांट कर देगा, उसे अप्रूव कर देगा। अगर जगह नहीं हुई तब तक वो रुकने को बोलेगा, फिर जब जगह हो जाएगी तब वो एंट्री इनवर्ड ग्रांट करेगा। एंट्री इनवर्ड ग्रांट करने का मतलब होता है कि प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम ने हमें परमिशन दे दी है कि हम जो गुड्स है वो अब पोर्ट पे अनलोड कर सकते हैं, यानी पहले तो हम पोर्ट पे आ सकते हैं, इसकी परमिशन दी गई है। तो ये है अराइवल ऑफ शिप, यहाँ पे शिप पोर्ट पे आता है। अब यहाँ पे एक और सेक्शन आता है, सेक्शन 29। सेक्शन 29 क्या कहता है कि आप या कोई भी शिप जब बाहर से इंडिया में आती है तो वो कहाँ पे भी रुक नहीं सकती, कहीं पे भी, मतलब कौन से भी सी शोर पे या कौन से भी जो कोस्ट लाइन है उस वहां पे नहीं रुक सकती। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये जो बोर्ड है अपना, उसने जिन प्लेसेस को ऑथोराइज किया है उसी प्लेस पे जो शिप्स रहती है जो बाहर से आते हैं, बाहर के देश से आते हैं, वो उसी पॉइंट पे अपना गुड्स अनलोड कर सकते हैं या वहीं पे रुक सकती है। अगर वो किसी और जगह पे रुकती है तो उसे स्मगलिंग माना जाएगा, और उस केस में पेनल एक्शंस लिए जाएंगे। जो मास्टर है उस शिप का या जो भी पर्सन इन चार्ज है उसके अगेंस्ट पेनल एक्शन ली जाएगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि जो भी ऑथोराइज प्लेसेस है वहां पे ही आप अपना गुड्स अनलोड कर सकते हो, वहां पे ही आप अपनी शिप को रुका सकते हो। तो फिर जब रुकाने के बाद जब एंट्री नोट ग्रांट हो जाता है, हम जिस प्लेस पे हमें अप्रूवल मिला है उस प्लेस पे हम आ जाते हैं, तो जो गुड्स है वो अनलोड किए जाते हैं। अब गुड्स अनलोड किए जाने से जब जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है उस पे 2-3 सेक्शन लगते हैं, और ये छोटे छोटे सेक्शन उसे हम पढ़ लेंगे। सॉरी, एक चीज रह गई है, सेक्शन 30 ये हमारा रह गया, जो इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट का पार्ट है उसे हम समझ लेते हैं। जो इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट आप भेज रहे हैं उसमें तो पैसेंजर की इंफॉर्मेशन हमने भेजी है, पर वो पैसेंजर की इंफॉर्मेशन के लिए और एक सेक्शन है, सेक्शन 30 है, उसमें दो इंफॉर्मेशन दी रहती है। एक पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है, उसमें पैसेंजर और क्रू की सभी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कौन कौन है, कौन सा उनका, कौन सी नेशनैलिटी के लोग हैं वो, और बाकी की सभी और इंफॉर्मेशन जो उस फॉर्म में प्रिस्क्राइब रहेंगी वो फिल की जाती है। एक और फॉर्म फिल किया जाता है, एक और डॉक्यूमेंट दिया जाता है, वो रहता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। यानी हम जब कोई जर्नी बुक करते हैं तो हमें पीएनआर नंबर मिलता है, तो उसे पैसेंजर नेम रिकॉर्ड करते हैं, और वही सब पैसेंजर नेम रिकॉर्ड कस्टम अथॉरिटी को सबमिट किए जाते हैं। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड में कौन कौन से इंफॉर्मेशन होते हैं वो देखते हो। पहले तो पैसेंजर का नेम होते हैं, ट्रैवल की डेट, प्लान ऑफ जर्नी, सीट्स, बैगेज उसके पास कितना है, उसके कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है, उसने किस मोड से पेमेंट किया, वो सभी चीजें पैसेंजर नेम रिकॉर्ड में होती है, जो सेक्शन 30A में इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट के साथ हम सबमिट करते हैं। तो ये चीज रह गई थी, ये आप इसे समझ। अगर हमने इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट जब जो प्रोविजंस कह रहे कस्टम के उसके हिसाब से सबमिट नहीं किया या उस टाइम में सबमिट नहीं किया, तो पर्सन इन चार्ज जो होता है उस व्हीकल का या उस वेसल का, इस एयरक्राफ्ट का, उस पर पेनल एक्शन लिया जा सकता है, और उसकी पेनल्टी 50,000 तक जा सकती है। पर उसके पास अगर सफिशिएंट कॉजेस हुए, या सपोज हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो गया या इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो उस केस में अगर इंपोर्ट मैनिफेस्ट उसने सबमिट नहीं किया तो उस पर पेनल एक्शन नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि जो रीजंस थे वो उसके कंट्रोल में नहीं थे, इसीलिए उस पर पेनल एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब आते, जब एंट्री इनवर्ड ग्रांट हो जाता है, ये थर्ड पोर्शन है, जब एंट्री इनवर्ड ग्रांट हो जाता है तब जब गुड्स अनलोड करते हैं उस टाइम पे कस्टम के कुछ सेक्शंस अप्लाई होते हैं, वो सेक्शंस के थ्रू उस सेक्शंस को हमें फॉलो करना होता है। तो import goods not to be unloaded from vessel until entry inward has been granted, मतलब जब तक entry inward हमें नहीं मिलता
तब तक हम कोई भी गुड्स अनलोड नहीं करेंगे। मतलब हमें पोर्ट पे आने की परमिशन ही नहीं होती तो गुड्स अनलोड करने की बात ही अलग है। तो सेक्शन 31 ये कहता है कि जब तक हमें एंट्री इनवॉर्ड नहीं मिलेगा तब तक हम गुड्स पोर्ट पे अनलोड नहीं करेंगे। This section provides that the master of vehicle shall not permit the unloading of any goods until an order has been granted by proper officer granting entry inward. Proper officer यहाँ पे कौन होगा? Proper officer जो कस्टम का ऑफिसर होगा, जो ऑथराइज किया हुआ रहेगा उसको, वो प्रॉपर ऑफिसर रहेगा। दिस इज स्पेसिफाइड ओनली फॉर व्हीकल्स वेसल्स, सिर्फ वेसल के लिए, सिर्फ सी रूट के थ्रू आने वालों के लिए ये अराइवल एंट्री इनवर्ड का प्रोविजन लगता है, and not the aircraft or vehicle. The application for entry node has to be submitted along with the import manifest। जो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि import manifest या arrival manifest जब हम सबमिट कर रहे हैं तो उसके साथ ही entry node का application भी हम सबमिट कर रहे हैं in the prescribed form and will be allowed by the proper officer of a custom on verification. The date of entry inward is entered into the कस्टम रिकॉर्ड मेंटेन फॉर द पर्पस। ये एंट्री इनवर्ड का डेट है, इसी के हिसाब से जो कस्टम ड्यूटी के रेट रहेंगे वो फिक्स होते हैं। इसीलिए जो एंट्री इनवर्ड की डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट मानी जाती है और इसीलिए इसको रिकॉर्ड किया जाता है कस्टम में। सेक्शन 31(2) जो वो एंट्री इनवर्ड की डेट से रेट कैसे फिक्स होता है वो हम वैल्यूएशन के चैप्टर में या और किसी चैप्टर में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तब तक आप इतना समझ लीजिए कि एंट्री इनवर्ड की डेट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उस दिन की ही ड्यूटी हमें कंसीडर करनी पड़ती है। जो रेट ऑफ ड्यूटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स रहेगा उस दिन की ड्यूटी हमें कंसीडर करनी होती है, उसी हिसाब से ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ता है। Section 31 subsection 2 provides that the entry inward shall not be given until the arrival manifest or import manifest has been delivered or the proper officer is satisfied that the valid reason is given not for delivering it within the prescribed time। मतलब जब तक import general manifest नहीं आ जाता तब तक उससे जाहिर सी बात है entry inward grant नहीं करेंगे। The grant of entry inward is acknowledgement of the fact that custom department is ready to supervise the unloading of a cargo and is prepared to assess the goods to duty। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस है इस सेक्शन का। इसमें ये कहा गया है कि जब एंट्री इनवर्ड ग्रांट करता है कोई भी प्रॉपर ऑफिसर तो इसका मतलब ये होता है कि कस्टम रेडी है आपके गुड्स पोर्ट पे अनलोड करने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए, उसको चेक करने के लिए और उस पर ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए। इट इज नॉट ये भारत सर्फेक्टेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, उसे समझते। भारत सर्फेक्टेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या हुआ, गुड्स जो है वो मुंबई पोर्ट पे आ गए पर वहां के प्रॉपर ऑफिसर ने जगह न होने के कारण उनको एंट्री इनवर्ड ग्रांट नहीं किया उस वेसल को, उस शिप को। तो उस शिप के कैप्टन ने डिसाइड किया कि पहले मैं विशाखापट्टनम जाके आता हूँ, वहां पे जो गुड्स देने हैं या जो वहां पे गुड्स अनलोड करने वहां पे वो गुड्स अनलोड कर देता हूँ, फिर जब वापस आते वक्त जो मुंबई के पोर्ट्स के गुड है वो अनलोड करूंगा मुंबई के पोर्ट से। तो इस दौरान क्या हुआ, जब एंट्री इनवर्ड नहीं दिया गया और वो शिप विशाखापट्टनम में निकल गया तो भारत सर्फेक्टेंट्स के गुड जो उस शिप में थे उस गुड्स के ड्यूटी का रेट बढ़ गया। तो जो भारत सर्फेक्टेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। उन्होंने बोला कि हमने तो या शिप ने तो एंट्री इनवर्ड तभी फाइल किया था तो इसी कारण से जो हमारे गुड्स है उन पे जो पहली प्रीवियस ड्यूटी जो जाहिर सी बात है कम ड्यूटी थी वो चार्ज की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में ये कहा कि जो एंट्री इनवर्ड है वो तब जब तक ग्रांट नहीं हो जाता तब तक ऐसा नहीं मानेंगे कि गुड्स इंपोर्ट हुए हैं, या तब तक ऐसे वो डेट कैलकुलेट जो डेट रहती है जिसके हिसाब से हम ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं वो जब तक प्रॉपर ऑफिसर ग्रांट नहीं करता तब तक वो डेट कंसीडर नहीं की जाएगी। तो इसीलिए भारत सर्फेक्टेंट के केस में जब रिटर्न आते वक्त उस शिप को एंट्री इनवर्ड ग्रांट किया गया वही डेट कंसीडर की गई, ना कि वो डेट कंसीडर की जिस दिन शिप ने एप्लीकेशन किया था एंट्री इनवर्ड का। तो ये याद रखना है कि एप्लीकेशन की डेट नहीं ग्रांटिंग की डेट इंपॉर्टेंट रहती है एंट्री इनवर्ड के केस में।
फिर सेक्शन 32 आता है। सेक्शन 32 बोलता है इंपोर्टेड गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड अनलेस मेंशन इन अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट। अब ये सबसे कॉमन सेंस वाली चीज है। उसने कहा गया है कि यहाँ पे जो आपने बोला था कार्गो टू बी लैंडेड, वही गुड्स अनलोड होने चाहिए। इसके अलावा जो ट्रांसिट गुड है वो जो या फिर जो कार्गो इन ट्रांजिट है वो आप अनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अराइवल मैनिफेस्ट में वो चीजें नहीं बोली है। फिर आता है सेक्शन 33, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स एट अप्रूव्ड प्लेसेस ओनली। सेक्शन 29 जब मैंने बताया था तो वो बोला था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ने जो जो पोर्ट्स अप्रूव किए उस पोर्ट पे आपको शिप लाना है। पर अब उस पोर्ट में भी अलग अलग जगह होंगे, अलग अलग बर्थ होंगे, तो वहां पे कहाँ पे हमें अनलोड करना है वो उसका परमिशन कस्टम का प्रॉपर ऑफिसर देगा। और जहाँ पे परमिशन देगा सिर्फ वहां पे ही गुड्स अनलोड करने, दूसरी जगह पे पोर्ट पे हम गुड्स अनलोड नहीं कर सकते। तो सेक्शन 29 और सेक्शन 33 सेम लगते हैं, पर इसमें एक माइनर डिफरेंस है कि सेक्शन 29 पोर्ट्स के बारे में बताता है और सेक्शन 33 उस पोर्ट में कौन से प्लेसेस पे गुड अनलोड करने इसके बारे में बताता है। Section 33 provides that the loading and unloading of goods are to be undertaken only at a places approved under Section 8A of the Customs Act 1962. Section 8A provides that the proper places in any custom port, custom airport or postal port for loading and unloading. यानी जो proper places है उसकी जिक्र किया है सेक्शन 8 सबसेक्शन ए में। अब सेक्शन 34 देखते हैं, goods are not to be loaded or unloaded except the supervision of custom officer। यानी जब वो शिप पोर्ट पे आ गई, पोर्ट से गुड अनलोड होने वाले तो अनलोडिंग के वक्त वो एक प्रॉपर ऑफिसर, कस्टम का जो ऑफिसर है वो वहां पे रहेगा, वो सभी सुपरविजन देगा। उसके पास इंपोर्ट मैनिफेस्ट होगा, उसका जो कार्गो टू बी लैंडेड है उसका लिस्ट होगा, वो एक एक लिस्ट चेक करेगा, उस पर अपना साइन देगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप गुड्स अनलोड करने वाले हैं वहां पे कस्टम का ऑफिसर होना चाहिए। पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम जो सीबीआईसी बोर्ड है वो नोटिफाई कर सकता है कि कौन से केस में प्रॉपर ऑफिसर वहां पे होने की जरूरत नहीं है। यानी उस प्रॉपर ऑफिसर के बिना भी आप गुड्स अनलोड कौन से समय में कर सकते हैं, ये नोटिफाई कर सकता है बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड अपना। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर हो गया फॉरेन के पोर्ट से इंडिया के पोर्ट तक। पर यहाँ पे और एक सेक्शन लगता है जो उसे हम समझ लेंगे, होता है सेक्शन 35। क्या होता है ना, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं या बहुत शिप में वो गुड्स भारी मात्रा में होते हैं, तो ये फिजिबल नहीं होता कि उस शिप को आप पोर्ट में लाए, क्योंकि सिक्योरिटी का खतरा होता है, फिजिकल हार्म का भी एक खतरा होता है। या अलग एक केस हो सकता है जिसमें हो सकता है कि बहुत सारे गुड्स है पर कुछ एक दो कंटेनर ही उस पोर्ट पे उतारने वाले हैं, तो ये फिजिबल नहीं रहेगा कि आप पूरे शिप को उस पोर्ट पे लाए। तो ऐसे में होता है कि जो भी छोटी छोटी बोट्स होती है जिन्हें हम लाइटर्स कहते हैं, ये छोटी छोटी बोट्स ये पोर्ट से निकलती है, सी के बीच में जहाँ पे ये वेसल खड़ा होता है वहां पे जाती है, और जो भी गुड्स अनलोड होने वाले होते हैं उस पोर्ट पे वो इसी शिप में अनलोड करती है। और फिर ये शिप जो छोटी शिप है ये पोर्ट पे आ जाती है। तो इस प्रोसेस में एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, वो होता है बोट नोट, उसे कहते हैं बोट नोट। बोट नोट क्या है? बोट नोट ये छोटी शिप है जिसे लाइटर कहते हैं, वो इशू करते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे पास XYZ ये गुड्स है और इस पे दो लोगों का साइन होता है, एक तो सिग्नेचर ऑफ शिपीज ऑफिसर एंड शिपर्स रिप्रेजेंटेटिव एंड एजेंट। मतलब ये इस छोटी शिप का जो पर्सन इन चार्ज होता है वो यहाँ पे साइन करेगा, और दूसरा सिग्नेचर होता है प्रॉपर ऑफिसर का। बोट नोट में आप देख सकते हैं कि कौन से गुड वहां पे अनलोड हुए, मतलब उस बोट में लोड हुए, लाइटर में लोड हुए, इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कौन से शिप से आए, कौन से पोर्ट पे आए, ये सभी डिस्क्रिप्शन इस बोट नोट में दिया गया है। तो ये होता है सेक्शन 35, रेस्ट्रिक्शंस ऑन गुड बीइंग वाटरबॉर्न। इसके पढ़ लेते हैं। इन सर्टन सर्कमस्टांसेस लाइक साइज ऑफ वेसल, हजार्डस नेचर ऑफ गुड एक्सेट्रा, वेसल कैन नॉट बी berthed at the port. The cargo is ferried from or to the ship anchored at mid-sea to the port in boats otherwise known as lighters.
Section 35 of the Customs Act stipulates that no imported goods shall be waterborne for being loaded in any vessel, or no export goods which are not accompanied by shipping bill shall be waterborne for being shipped unless the goods are being accompanied by boat note. मतलब जब तक बोट नोट इशू नहीं करते तब तक कोई भी गुड्स हम पोर्ट पे नहीं ला सकते, या कोई भी गुड पोर्ट से उस शिप में लोड नहीं कर सकते। यानी ये जो एक्सपोर्ट करने वाली है तभी भी ये सेक्शन अप्लाई होता है। जब हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं या और उस एक्सपोर्ट के दौरान अगर शिप पोर्ट पे नहीं आती तो ये लाइटर्स के थ्रू उस शिप तक गुड्स पहुंचाते हैं, तो उसी केस में भी हम देखेंगे कि बोट नोट प्रॉपर्ली इशू हुआ है। The boat note regulation 1976 prescribe the forms and manner, मतलब जो बोट नोट का फॉर्म है या कैसे हमें इसे फाइल करना है, जो बोट नोट रेगुलेशन 1976 है उस रेगुलेशन में दिया गया है। एंड मैनर टू इश्यू of the issue of boat notes. However, the board may by notification give general permission and proper officer may any particular case give special permission for any goods or any class of goods to be waterborne without being accompanied by boat note. मतलब बोर्ड ये ऑथोराइज कर सकता है कि कुछ केस में, या प्रॉपर ऑफिसर भी कुछ केस में ऑथोराइज कर सकता है, स्पेशल परमिशन दे सकता है कि बोट नोट के सिवा भी गुड लोड हो या बोट नोट के सिवा भी गुड अनलोड हो जाए। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इंपोर्ट प्रोसीजर का। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि जो गुड्स हमारे इंडियन पोर्ट पे आ चुके हैं उसका फर्दर प्रोसीजर क्या होता है। वो प्रोसीजर हम तब तक पढ़ेंगे जब तक वो गुड्स इंपोर्टर के फैक्ट्री में ना चले जाए। तो जो पोर्ट ऑफ इंपोर्ट से लेकर इंपोर्टर की फैक्ट्री तक जो पार्ट होगा वो सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे।